हालांकि देश के नए नेशनल स्पोर्ट्स कोड के गठन पर काम शुरू हो चुका है। खेल संगठनों की कार्यशैली और चुनाव को लेकर सरकार बड़े पैमाने पर फेरबदल कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने 2026 में खेल संगठनों के चुनाव को 2026 के अंत तक रोकने के लिए कहा है, लेकिन इसी कड़ी में एक और 2011 के स्पोर्ट्स कोड पर दिल्ली में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जो कि खेल संगठनों की सदस्यता, चुनाव और प्रशासन से संबंधित एक मजबूत संदेश देता है। हालांकि इस मामले में खेल मंत्रालय ने इस फेडरेशन को उनकी परिस्थितियों को देखते हुए कुछ राहत जरूर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस राहत को भी रद्द कर दिया। इस फैसले से फेडरेशन के मूल ढांचे को बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के एक अहम और दूरगामी फैसले से जुड़ा है, जिसमें इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी EFI की गवर्नेंस और चुनावी प्रक्रिया पर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया गया है। अदालत ने साफ कहा है कि EFI से जुड़े क्लबों और संस्थागत सदस्यों को फेडरेशन के चुनाव में वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के मूल सिद्धांत को मजबूती देता है, जिसके तहत किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ की गवर्नेंस का आधार स्टेट एसोसिएशन और यूनियन टेरिटरी होते हैं। यह फैसला चंडीगढ़ स्थित एक राइडिंग क्लब और उससे जुड़े अन्य पक्षों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद आया। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वैद्यनाथ शंकर की डिवीजन बेंच ने अपने 23 दिसंबर के आदेश में कहा कि EFI के चुनाव में क्लबों और संस्थागत सदस्यों यानी एसोसिएट मेंबर्स की भागीदारी स्पोर्ट्स कोड में तथा पिरामिडल स्पोर्ट्स कोड में तय पिरामिडल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्पोर्ट्स कोड के क्लॉज 3.9 और 3.10 के अनुसार किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी NSF के इलेक्टोरल कॉलेज में केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संघों को ही वोटिंग के अधिकार दिए जा सकते हैं। क्लब, व्यक्तिगत सदस्य या संस्थागत इकाइयां इस दायरे में शामिल नहीं हैं, यानी कि क्लब, एसोसिएट मेंबर और इंस्टीट्यूशनल मेंबर, वो उनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि स्पोर्ट्स कोड की व्यवस्था के तहत किसी क्लब को राष्ट्रीय खेल महासंघ की गवर्नेंस में भाग लेने या उसे प्रभावित करने का कोई वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर क्लबों को वोटिंग की अनुमति दी गई तो इससे प्रतिनिधि ढांचा कमजोर होगा और कुछ गिने चुने क्लबों या संस्थानों का अनुचित वर्चस्व स्थापित हो सकता है। जबकि स्पोर्ट्स कोड का उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय महासंघों पर नियंत्रण राज्यों के माध्यम से ही हो। पूरा विवाद EFI से जुड़ा है, जो भारत में घुड़सवारी खेलों के लिए मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है। हालांकि EFI को 1967 से मान्यता मिली हुई है, लेकिन वर्षों तक इसमें क्लबों और व्यक्तियों के और संस्थागत इकाइयों, जिसमें इंडियन आर्मी से जुड़े कई यूनिट भी शामिल थे, उनको वोटिंग अधिकार दिए जाते रहे हैं। राज्य संघों ने इस ढांचे को चुनौती देते हुए कहा कि इससे खेल प्रशासन कुछ चुनिंदा संस्थाओं के हाथों में सिमट गया है और राज्य संघों की भूमिका लगातार कमजोर होती चली गई है। 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने EFI को 2 साल तक का समय दिया था ताकि वह अपने संविधान को स्पोर्ट्स कोड के अनुरूप बना सके। स्पोर्ट्स कोड के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय महासंघ की नींव राज्य संघों और उनके तहत आने वाले जिला संघों पर आधारित होनी चाहिए। EFI ने यह कहते हुए छूट मांगी कि घुड़सवारी एक विशिष्ट और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित खेल है, जिसमें घोड़े, अस्तबल, जमीन, सैन्य ढांचे और संसाधनों की अहम भूमिका होती है। पूरे देश में जिला स्तरीय इकाइयां बनाना व्यवहारिक रूप से कठिन है। इसके बाद फरवरी 2021 में स्पोर्ट्स कोड में एक रिलैक्सेशन क्लॉज जोड़ा गया, जिसके तहत सरकार को कुछ परिस्थितियों में नियमों से अस्थायी छूट देने का अधिकार मिला। इसी प्रावधान के तहत नवंबर 2021 में
ईएफआई को चुनावी संरचना और संबद्धता से जुड़े कुछ नियमों में अस्थायी छूट दी गई, जिसमें क्लबों और संस्थागत संस्थानों को वोटिंग जारी रखने की अनुमति मिल गई। इन छूटों को एक स्टेट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इन रिलैक्सेशंस के यानी इन छूट के जरिए ईएफआई का नियंत्रण धीरे धीरे क्लबों और संस्थागत सदस्यों, खासकर इंडियन आर्मी से जुड़े यूनिट्स के हाथों में केंद्रित किया जा रहा है, जो कि स्पोर्ट्स कोड की भावना के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस तरह की छूट पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व दोनों को कमजोर करती है। इसी दौरान विवाद और गहरा गया जब एक क्लब ने स्वयं को ईएफआई का सदस्य बताते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी ईओजीएम बुलाने की कोशिश की। इस बैठक के जरिए गवर्नेंस अधिकारों का दावा किया गया, लेकिन अदालत के सामने यह आया कि ईओजीएम एक निलंबित पदाधिकारी द्वारा बुलाई गई थी, जो कि ना तो कोई वैध रिक्विजिशन मौजूद था और ना ही एग्जीक्यूटिव कमेटी की अनुमति ली गई थी और ना ही सभी सदस्यों को नियमों के अनुसार नोटिस दिया गया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि स्पोर्ट्स कोड भले ही संसद द्वारा पारित कानून ना हो, लेकिन यह सभी मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और सरकार दोनों के लिए बाध्यकारी है। अदालत ने यह भी माना कि रिलैक्सेशन क्लॉज अपने आप में एक वैध सक्षम प्रावधान है, लेकिन ईएफआई को दी गई छूटों के पीछे ऐसा कोई ठोस तथ्यात्मक आधार नहीं दिखाया गया जो स्पोर्ट्स कोड द्वारा तय प्रतिनिधि संरचना से हटने को सही ठहरा सके। इसी कारण कोर्ट ने सिंगल जज द्वारा आदेशित फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी को उचित ठहराया, ताकि जमीनी हकीकत की निष्पक्ष जांच हो सके। जहां तक विवादित ईओजीएम का सवाल था, अदालत ने पाया कि इसमें कई गंभीर वैधानिक उल्लंघन हुए हैं। इन कारणों से कोर्ट ने ईओजीएम पर लगी रोक को सही ठहराया और सभी अपीलों को खारिज कर दिया। अंत में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्पोर्ट्स कोड के तहत दी गई लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल प्रतिनिधि गवर्नेंस ढांचे को कमजोर करने या गैर वैधानिक संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। यह फैसला भारतीय खेल प्रशासन के लिए एक मजबूत संदेश है कि आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं होगा। सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को तय नियमों और संवैधानिक ढांचे के भीतर रहकर ही काम करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट की यह जजमेंट जो है, इसने सरकार द्वारा बनाए गए स्पोर्ट्स कोड को और मजबूती प्रदान की है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है उसकी तैयारी हो चुकी है, उसके जो गठन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और सरकार ने जो है वो कुछ फेडरेशंस को हाल ही में बोला है कि वो अपने जो चुनाव हैं वो इस साल के अंत तक पोस्टपोन कर दें। तो मैं पहले भी कहता हूं कि इस सरकार में बाकी मंत्रालय क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर दूंगा, लेकिन खेल मंत्रालय में और खेलों के जो डेवलपमेंट है उसको लेकर जो है भारत सरकार काफी सीरियस दिखाई देती है। हालांकि मैंने नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो देश में जो है वो खेलों की संरचना और जो खेल हैं और जो खेलों का एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जो देश के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। और लेकिन देखना होगा कि सरकार इसको लेकर जितना सीरियस दिख रही है, क्या जब प्रैक्टिकली इस पर काम शुरू होगा और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा उनमें क्या बदलाव होते हैं या उनको सही से इंप्लीमेंट किया जाता है। इंतजार करेंगे एक साल इसमें। हालांकि जैसा कि सरकार ने बोला पोस्टपोन करने के लिए कुछ चुनाव का है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसे कुछ चरणबद्ध तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा, कुछ इसमें समय लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपने ट्रैक पर फिर से आ चुकी है। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके, मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, उनके धमकाने के बाद जो है वो सभी इसी मेंबर मिलकर काम कर रहे हैं और जनवरी में 8 तारीख को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है और 9 को एजीएम है। देखना होगा कि यहाँ किस तरीके की चीजें सामने आती हैं। ये तो तय है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो एक सुर में बात करते हुए दिखाई देगी
और जो डिस्प्यूट जिन पर इतना बीच में कुछ चीजें उठी, मैं अभी उन फेडरेशंस का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं समय देना चाहूंगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कि उन चीजों को वो किस हद तक रिजॉल्व करने में कामयाब होती है। शायद 9 तारीख को एजीएम में उसके कुछ हमें संकेत मिलेंगे। और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए शायद सरकार को बहुत तेजी से तैयारियां करनी पड़ेंगी और हमारी फेडरेशन जो है उनको भी अपने लेवल पर जो तैयारियां करनी है, खिलाड़ी जो उनके हैं उनका सिलेक्शन और बहुत से काम जो है वो फेडरेशंस के होते हैं, बहुत तेजी से करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। इसके बाद हम एक वीडियो और बहुत जल्दी लाने वाले हैं, जैसा ये मैंने बताया कि सरकार बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है, एक रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस रिपोर्ट पर भी हम अपनी अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो स्टे ट्यून, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।